आज जो हालात पे हम पहुंचे हैं, मुझे वास्तव में चिंता है कि क्या इसी तरह से हमारा जनतंत्र चलता रहेगा या कुछ और चीज होगी जिसमें हम नाम तो जनतंत्र का देंगे लेकिन उसमें जान या आत्मा जनतंत्र की नहीं होगी। पार्टियां तोड़ने के लिए जो 50 खोखे की बात महाराष्ट्र में पॉपुलरली कही जाती है, तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। पार्टी तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री किसी भी हद तक जाने को तैयार है और मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट में माहिर है। तो बड़े बड़े इवेंट्स करके छोटी छोटी चीजें होती है तो उसके इवेंट बना देते हैं, इश्तिहारबाजी होती है। हमें करना चाहिए तब सत्ता में थे। तब शुरू में जो एक इमेज किया गया राहुल गांधी के लिए वो चला जरूर, उसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, राहुल जी की इमेज बहुत बुरी तरह से डैमेज। और देवेंद्र जी एक अलग तरीके से राजनीति करते हैं। उन्हें 2014 से लेकर 19 तक सिंगल हैंडेड सरकार चलाने का मौका मिला, जो कि 1996 के बाद किसी भी सरकार को काम करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने 5 साल तक बहुत मजबूती से राज्य किया। हम महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता से बात करने जा रहे हैं जिनके कार्यकाल में महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुचारू रूप से चलता था। एक नेता ऐसे जो खुद तो डिसिप्लिन थे ही, लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत डिसिप्लिन में थी। ही इज मैन ऑफ द masses. He is known for his work and he is known for no nonsense. He is none other than the former Chief Minister of Maharashtra, Prithviraj Chavan ji. So we are going to interview Prithviraj Chavan and welcome you, sir. Thank you. My first question is that in today's era, like आज के समय में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए क्या करना है? देखिए, आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। मुझे भी इस देश में जनतंत्र के बारे में काफी चिंता होती है। क्या जो पिछले 75 साल में हमने जिस तरह से जनतंत्र चलाया है, कई लोगों ने कहा था कि शायद भारत में जनतंत्र नहीं चल सकेगा, लेकिन चला। उसमें कहीं खामियां थी, कमियां थी, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा कि भारत में जनतंत्र नहीं है। आज जो हालात पे हम पहुंचे हैं, मुझे वास्तव में चिंता है कि क्या इसी तरह से हमारा जनतंत्र चलता रहेगा या कुछ और चीज होगी जिसमें हम नाम तो जनतंत्र का देंगे लेकिन उसमें जान या आत्मा जनतंत्र की नहीं होगी। असल में मैं समझता हूं कि जनतंत्र खतरे में है। इसके कई कारण हैं। पॉलिटिकल पार्टियों का भी दोष है, लेकिन सबसे बड़ा दोष मैं मानता हूं जिस तरह से भाजपा ने हमारे जनतंत्र को चलाया है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी जनतंत्र का ढांचा तो पेश कर रहे हैं, बट देयर इज नो लाइफ इन दैट डेमोक्रेसी। But still people are so crazy for him. What can be the reason? No, that is a different matter altogether. Hitler also was very popular. I mean, a demagogue can be popular for some time till people start realizing that they've been fooled all along. And the time has now come that people have seen through Mr. Narendra Modi's falsehoods, false promises, the demagogy, his public speeches, his event management. ये सब लोगों ने देखा है। शायद अब जो बुनियादी मुद्दे लोगों के हैं, जैसे महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, जैसे कि बेरोजगारी है, जैसे किसान तड़फ रहा है, और जैसे कि किसानों पे प्रधानमंत्री कुछ बदला ले रहे हैं, जो भी कृषि विधेयक के चलते प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ा था, जिसके कारण जिस तरह से भ्रष्टाचार पनपा है। प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, खाऊंगा न खाने दूंगा। बहुत उनका फेमस फ्रेज था, खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन आज जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर सरकार गिराई जा रही है, जिस तरह से खरीद फरोख्त हो रही है, जिस तरह के सरकारी पद जो है वो बेचे जा रहे हैं, ऑक्शन हो रहा है उनका, कॉन्ट्रैक्ट में जो धांधलेबाजी हो रही है, पार्टियां तोड़ने के लिए जो 50 खोखे की बात महाराष्ट्र में पॉपुलरली कही जाती है, तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और अगर उदाहरण देना हो तो पार्टी तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो 2-3 महीने पहले कि जब प्रधानमंत्री ने भोपाल में अपनी भाजपा के एक चिंतन बैठक में कहा था महाराष्ट्र के बारे में, और कहा था कि 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, उन्होंने कहा था कि कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला। अब महाराष्ट्र की पूरी जनता जानती है कि उसमें कौन इन्वॉल्व था, किसके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, और 2-3 दिन बाद ही जिन व्यक्तियों के खिलाफ ये आरोप थे उन्हीं को पार्टी में शामिल करके उनको सत्ता में, पार्टी में शामिल नहीं किया, गठबंधन में शामिल करके उनको एक बहुत बड़ा ओहदा दिया। तो क्या मैसेज जाता है आम आदमी के पास? क्या प्रधानमंत्री जानते हुए कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन पार्टी को बढ़ाने के लिए, अगला चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है? तो ये मैसेज गया है। तो मैं जो 4-5 मुद्दे मैंने जो गिनाए हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, महंगाई, इन्फ्लेशन, दूसरा मुद्दा बेरोजगारी, तीसरा मुद्दा किसानों की हालत, जिस तरह से किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही है, और जैसे कि मोदी जी बदला ले रहे हैं किसानों पे। देखिए, गेहूं का
आयात रोक दिया, गोई का निर्यात रोक दिया है, चावल का निर्यात रोक दिया है, चीनी का निर्यात रोक दिया है, प्याज का निर्यात करीब करीब रोक ही दिया है, क्योंकि 40% एक्सपोर्ट टैक्स लगाया है। जो किसान के पास पैसे नहीं जाते वो सरकार के पास टैक्स के रूप से जाते हैं। दिल्ली के एक थिंक टैंक ने कहा है कि गेहूं के निर्यात बंदी के कारण देश के किसानों को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये हर एक कमोडिटी के बारे में हम आंकड़े ले सकते हैं। क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री? यूपीए के समय में जानता हूं कि देश से इतनी बड़ी भारी मात्रा में कृषि उपज का निर्यात होता था, और आज अब कृषि उपज को निर्यात नहीं करने दे रहे हैं और किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये मुद्दे हैं, साथ में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। उधर मणिपुर जल रहा है, हरियाणा में जातीय दंगे फैलाए जा रहे हैं, और महिलाओं पे अत्याचार हो रही है, आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं, माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहे हैं, एससीज पे अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता विपक्ष की आवाज बहुत कमजोर है कि उनको घेरे में नहीं ले जा रहा? देखिए, इसका वास्तव देखिए कि पिछले 2 चुनाव में लोकसभा में हमारी संख्या सिकुड़कर 50 के करीब करीब हो गई है। एक बहुत बड़ा भारी विपक्ष रहता था, 150-200 सीटें लेकर आता था। संसद में हम सिकुड़ गए हैं। सिकुड़ने की वजह क्या हो सकती है? उसके कई कारण हैं, लेकिन वास्तव में कहना चाहूंगा कि 2014 और 19 में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, और कई राज्यों में हमारी सरकारें होती थी कांग्रेस की, वो कम रहेगी, 3-4 राज्यों तक हम सीमित रहे। और दूसरा, जिस तरह से मीडिया को दबाया जा रहा है, अगर कोई कांग्रेस का आंदोलन होता है, कोई हम आक्रोश करते हैं, कोई हम प्रेस से वार्ता करते हैं या सड़क पे आंदोलन करते हैं, तो उसको दिखाने की पाबंदी लगाई है मीडिया पे। ऐसा एक कंट्रोल किया गया है, मीडिया के ओनर्स पे कंट्रोल किया गया है कि ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। बट आज सोशल मीडिया का एरा है, वहां पे आपको लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत प्ले कर सकता है कुछ? ये सोशल मीडिया में तो विपक्ष काफी एग्रेसिवली भाजपा का मुकाबला कर रहा है। उनके जो फेक नैरेटिव होते हैं उसको एक्सपोज करने के काम होते हैं, और अगर जहां भी कोई बड़े नेता से चूक होती है तो उसको एकदम शुरू दिखाया जाता है कि कैसे विरोधाभास है। सोशल मीडिया की लड़ाई तो चल रही है, लेकिन जो सड़क की लड़ाई के हम आदी हैं कि पूरे बंद करना, रेलवे रोको करना, रास्ता सड़क रोको करना वगैरह, वो शायद नहीं हो रहे हैं। और शायद आम आदमी को जब तक ऐसे एजिटेशंस ना हो तब तक ऐसा लगता है कि विपक्ष चुप बैठा है। 2 बातें हैं, एक तो संसद में हमारी आवाज क्षीण हुई है, कम हुई है, और मीडिया को दबाया जा रहा है, इसलिए वो दिखा नहीं जा रहे, प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, सब दिखाने के सब अच्छा हो रहा है। और मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट में माहिर है, तो बड़े बड़े इवेंट्स करके छोटी छोटी चीजें होती है तो उसके इवेंट बना देते हैं, इश्तिहारबाजी होती है, बहुत बड़ा भारी भक्कम। तो आप लोग क्यों नहीं कर पाते ऐसा? हमें करना चाहिए था, सत्ता में थे तब, लेकिन एक बहुत ज्यादा इश्तिहारबाजी करने में भी एक असलियत छुपाने की बात कई बार होती है। तो आप लोग बहुत ऑर्गेनिक थे, ऐसा कहना है आपको? नहीं, हमने इस तरह से काम करने में विश्वास किया, निर्णय लिए, हमने बहुत अच्छे निर्णय लिए, बहुत क्रांतिकारी निर्णय लिए। हमने देश का संविधान बचाए रखा, हमने देश का जनतंत्र बचाए रखा, उसको मजबूत किया। ये हमारी उपलब्धियां हैं, 70 साल की उपलब्धियां, 75 साल की उपलब्धियां गिनाए तो बहुत लंबी फहरिस्त होगी, लेकिन मोदी जी उसी को भुना रहे हैं कि देखो क्या किया कांग्रेस ने। अब बार बार अब जो एकजुट करते रहोगे तो शायद लोग बिलीव करने लगते हैं, विशेषकर जो नई पीढ़ी आई है, उन्होंने पिछला कुछ देखा नहीं है, पिछले हालात नहीं देखे हैं, तो वो शायद बिलीव करते कि यही देश ही शायद 2014 में आजाद हुआ था। तो ये नैरेटिव की लड़ाई है, लेकिन जो मैंने 4-5 मुद्दे गिनाए वो असली मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं। आज बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, तो ये मुद्दे लेके आप जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? नहीं, हम जा रहे हैं, जनता तक बात फैली। आज देखिए 5 चुनाव होने जा रहे हैं, और उसमें चुनाव का कुछ भी नतीजा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से हमने कर्नाटक का चुनाव जीता, असेंबली का चुनाव जीता, और इन 5 चुनाव में हमें पूरा विश्वास है कि शायद 5 चुनाव हम जीते। उसमें से 3 जगह भाजपा का कुछ अस्तित्व है, एक जगह भाजपा सत्ता में है, और 2 जगह तो भाजपा का अस्तित्व नहीं, मिजोरम में और तेलंगाना में। लेकिन 5 जगह में कांग्रेस पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन
दे करेगी। और हो सकता है कि मुझे आश्चर्य ना हो, जिस तरह से जनता में आक्रोश है, हम्म। शायद हम 5 चुनाव जीत जाए जिस तरह से हमने कर्नाटक का चुनाव जीता। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2012 में अन्ना हजारे ने जो एक एजिटेशन किया था, कांग्रेस करप्ट है, ये है, वो है, और वो एजिटेशन ने को रामदेव बाबा ने और जोड़ा था, और वो जो एंगर क्रिएट किया गया था अगेंस्ट यूपीए, उस तरह से आप लोग क्यों नहीं कुछ एक ऐसा एक नेशनल वाइड प्रेजेंटेशन दे कि जहाँ पे आप भी सत्ता को एक्सपोज करें जो बीजेपी की है? तो ऐसे कोई आंदोलन क्यों नहीं देखिए, हो 2 पाते? बड़े घोटाले, एक राफेल का घोटाला पिछले चुनाव में, और अब की बार अदानी हम्म। की बात का हम उठा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जिस तरह से बोफोर का मामला चल गया, वो एक डिफेंस डील थी और लोगों ने उस पर भरोसा कर लिया। वीपी सिंह जी ने पता नहीं क्या क्या बातें कही, लोगों ने सब मान लिया। अन्ना हजारे की आपने बात की, उस समय जरूर कुछ हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रॉब्लम था, 2G का मसला उठा था, कोल के मसले उठे थे, और प्रचार हुआ कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। एक तो सीएजे ने तो यहां तक कह डाला कि 2.25 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, जो कि बाद में साबित हुआ कि ये सब कुछ हुआ नहीं, उसमें कुछ नहीं था, झूठी बातें थी, किसी को भी कोई कोल में सजा नहीं हुई। लेकिन वो बातें फैलाने में अन्ना हजारे सफल रहे। एक अन्ना हजारे को गांधीयन इमेज में ढाला गया कि भाई ये कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, इसको कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, ये देश के लिए लड़ रहा है। और कुछ दिल्ली में कुछ घटनाएं घटी और इस तरह से एक माहौल बना कि बस 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो थी सरकार के खिलाफ, और एक 10 साल का साइकिल चलता रहता है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती है, उसके बाद लोग कुछ विचार रियलाइज करने लगते हैं। उसमें ये भ्रष्टाचार के मामले तो चले, और कुछ केसेस में तो कांग्रेस पार्टी ने अपने ही मंत्रियों को जेल भेज दिया। जैसे मैं जानता हूँ कलमाडी जी है, या हमारे डीएमके के उच्च नेतागण थे, और सीएजी की रिपोर्ट आई 2.25 लाख का घोटाला। सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी रहे हैं, तो लोगों ने भरोसा करना शुरू कर दिया, देखो कुछ तो ताल में काला है, क्योंकि यूपीए सरकार अपने ही मंत्रियों को जेल भेज रही है, यानी कि कुछ होगा जरूर। हाँ। और सीएजी कह रहा है अगर कि 2.25 लाख का घोटाला है तो जरूर होगा। और फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ एक वीक प्रधानमंत्री है, ऐसा नैरेटिव क्रिएट हो गया, नैरेटिव हो गया, जबकि बहुत अच्छा काम हुआ था। अभी मैं नैरेटिव पे बात करना चाहूंगी। जैसे राहुल गांधी को लेके भी एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है, इसलिए वो कुछ भी बोलते हैं तो लोग एक हंस के टाल देते हैं। तो क्या ये नैरेटिव ने कांग्रेस की इमेज को और डैमेज किया है? देखिए, शुरू में जो एक इमेज किया गया राहुल गांधी के लिए, वो चला जरूर, उसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, राहुल जी की इमेज बहुत बुरी तरह से डैमेज की। वो है नहीं उस समय, उस तरह की उनकी पर्सनालिटी नहीं है जो उनको जानते पता है, लेकिन वो नैरेटिव चल गया। सोशल मीडिया ने उस पर भी और मीम्स बनाए हैं बहुत, और उस पर मीम्स करे, कुछ हुई, एक आध कोई गलती हो गई तो उसको बहुत बहुत बड़ा करके दिखाया गया, और एक दिखाया गया कि भाई एक इमेज जिसका आपने जिक्र किया वो जरूर किया, जिसका नुकसान जरूर हुआ, और शायद उसका कुछ खामियाजा हमको 2014 और 19 के चुनाव में भुगतना पड़ा हो, क्योंकि दोनों चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े गए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो हालत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के चुनाव के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे अध्यक्ष बने हैं, दलित है, बहुत अनुभवी नेता है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी किसी ने ना उम्मीद की थी, ना किसी संभावना के का विचार भी नहीं किया था कि क्या ऐसे कुछ हो सकता है, राहुल गांधी ने करके दिखाया। आपको ऐसे नहीं लगता भारत जोड़ो यात्रा जो है वो भारत को कितना जोड़ पाई नहीं पता, लेकिन कांग्रेस को जोड़ने में सक्षम हो गई, क्योंकि बहुत से मन मुटाव, इंटरनल भी बहुत सारे डिस्प्यूट। देखिए, कोई आप जो कह रही है हो सकता है कहीं सही हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी को जोड़ना भी एक बहुत बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी में नया आत्मविश्वास पैदा करना जरूरी है, क्योंकि देखिए जनतंत्र जो हमने संसदीय जनतंत्र की हमने व्यवस्था अपनाई है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वेस्टमिंस्टर स्टाइल की जो बनाई है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा अहम रोल होता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेंगी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं रह सकती। इसलिए कांग्रेस का मजबूत होना डेमोक्रेसी के लिए जरूर है। वैसे बीजेपी भी मजबूत हो, चाहे और क्षेत्रीय पार्टियां भी मजबूत हो तो अच्छा रहेगा। तो कांग्रेस अगर मजबूत हुई ऐसे आप मानते हैं तो अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है।
और कांग्रेस पार्टी एक आज की तारीख में जो भी चुनावी लड़ाई हम आगे देख रहे हैं 24 की, उसमें कांग्रेस पार्टी एक अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हमारे हैं, और चुनाव भी अगर होते तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं हुए चुनाव के कारण। लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए आज तैयार बैठी है। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कोई स्टेक करेगी कि हम हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। मुझे एक बात ये पूछना था कि महाराष्ट्र में लंबे समय तक कांग्रेस ने रूल किया है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, लाइक कांग्रेस और एनसीपी या कांग्रेस ने काफी लंबे समय तक शासन किया है महाराष्ट्र में। और आम लोगों का कहना भी है कि कांग्रेस के लोगों को यहाँ की मिट्टी के बारे में ज्यादा महंगा पता है बाकी लोगों से। लेकिन वो पॉलिटिक्स जो आप कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में इतने सालों की पूरी एक राजवट देख रहे हो, और अभी अचानक एक सत्ता बदल जाती है और एक अलग नैरेटिव आ जाता है, तो ये कंपैरिजन को कैसे देख पा रहे हैं आप? ये वास्तव में जो अपनी, जैसे आपने कहा कि बहुत सालों तक 1960 में अलग महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था, गुजरात अलग हुआ था, और उस समय से जो भी लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टीज थी महाराष्ट्र में वो सब कांग्रेस में मर्ज हुई थी। तो कांग्रेस को कोई आइडियोलॉजिकल अपोजिशन नहीं रहा था, और एक किसानों की पार्टी, एक आम आदमी की पार्टी, बहुजनों की पार्टी, इस तरह से कांग्रेस प्रोजेक्ट होने में हम सफल रहे थे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि 60 के दशक में, 70 के दशक में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे सत्ता में रही। उसके बाद कुछ पार्टियां स्प्लिट होने का दौर चला। पहले बार शरद पवार जी ने एक अपनी अलग पार्टी बना के एक अलग कई पार्टियों को मिलाकर एक मंत्रिमंडल का गठन किया था। उसके बाद कुछ तोड़फोड़ की गतिविधियां बढ़ी, जिसका अंदेशा राजीव गांधी को था, जिसके चलते उन्होंने 1985 में एंटी डिफेक्शन कानून लाए। 1985 में लाए, क्योंकि जो हरियाणा में आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स चली थी, जो महाराष्ट्र में हम देखने लगे थे। 78 में हुआ था, पुलोत का यहाँ पे प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक दल का निर्माण हुआ था। उसके चलते मैं समझता हूँ कि देश में ही बहुत सारी पार्टियां टूटने का, अलग पार्टी बनाने का दौर चला था। और महाराष्ट्र में उसको कोई अच्छा नहीं रहता। 99 में शरद पवार जी ने कांग्रेस पार्टी को तोड़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई। उसके पहले 5 साल तक शिवसेना के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना की सरकार का गठन 95 के करीब हुआ था। तो उसके बाद कांग्रेस का जो यूनिलैटरल रूल था, एक दल का जो पूरा एक दल हावी था पूरे महाराष्ट्र की राजनीति, वो तो थोड़ा सा डाइल्यूट होने लगा, कम होने लग गया। वो स्वाभाविकता देश की राजनीति में हमने देखा कि इस तरह के कुछ दौर चले। 99 में जब कांग्रेस में जो फूट पड़ी, तो कांग्रेस जो बची हुई कांग्रेस थी वो कुछ तो पहले जैसी ताकतवर नहीं रही, जिसके कारण हमें 99 में फिर से अलायंस करना पड़ा राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ। और फिर 14 साल तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का अलायंस गवर्नमेंट चला, जिसमें से मैं भी 4 साल तक एक दौर में मुख्यमंत्री रहा था। 14 में अचानक जो हमारा गठबंधन था कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ दिया गया। उसकी अब असलियत आगे आ रही है, जबकि कई सारे दल टूट रहे। कि ये प्लान किया गया था कि शायद राष्ट्रवादी कांग्रेस बीजेपी के साथ जाना चाहती थी उस समय, और दोनों ने मिलकर, भाजपा ने शिवसेना का साथ छोड़ा और अचानक राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कांग्रेस का साथ तोड़ा। और 2014 के चुनाव में चारों दल अलग अलग लड़े। हमारा गठबंधन राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का जो अलायंस था वो टूट गया, तो हमारी जीतने की कोई उम्मीद नहीं रही, और उसके चलते हमारी तो आप अभी तक जो जीतते थे वो राष्ट्रवादी की वजह से जीतते? नहीं, देखिए पूरी एक पार्टी थी कांग्रेस, राष्ट्रवादी को अलग अलग पार्टियां नहीं थी। पहली बार जब पार्टी अलग हुई 99 में, तब हमारी दोनों की बंटवारे के कारण दोनों आधी आधी सीटें जीते, थोड़ी हमारी ज्यादा आई, इसलिए मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख बने। लेकिन हमको अलायंस करना पड़ा, तभी हम हाफ वे मार्क तक पहुंच पाए। तो उसके बाद तो जो बची हुई कांग्रेस थी वो तो उतनी मजबूत नहीं रही जो 99 से पहले थी। अब उस दौर में 99 से लेकर 2014 तक कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस रहा, और 14 में अचानक
सरकार गिरा दी गई एनसीपी के द्वारा, और सरकार गिरने के बाद हम अलग अलग लड़े तो शायद हम नहीं जीत सके, लोगों की अपेक्षा नहीं पूरी कर सके, और लोगों ने एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, और हम दोनों से ज्यादा बीजेपी और शिवसेना के सांसद हैं। उन्होंने 5 साल तक 14 से 19 सरकार चले, उसके बाद फिर अस्थिरता का दौर आया। फिर 19 में जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी बीजेपी और शिवसेना के ज्यादा विधायक चुन के आए थे, लेकिन उनमें आपस में जो टकराव हुआ, उसकी वजह से आप लोग सत्ता में, जो धोखाधड़ी के आरोप किए गए आपस में, और उसका फायदा हमने उठाया, और फिर हमने 4 में से 3 दल हम एक होकर हमने महाविकास आघाड़ी बनाई, जो 2.5 साल तक चली। उसके बाद ये बहुत ज्यादा अस्थिरता का दौर चल रहा है। अब आपने देखा तो जो बची हुई महाविकास आघाड़ी थी, उसमें से शिवसेना को तोड़ा गया, शिंदे गुट को अलग किया गया, उधर फिर उसके से भी समाधान नहीं हुआ तो एनसीपी को भी तोड़ दिया गया। तो एक बहुत ही अस्थिरता का दौर चला हुआ है। और कांग्रेस में ऐसी कोई संभावना है कि जी ऐसी कोई संभावना नहीं, अब तक 3.5 साल हो गई, कुछ ना कुछ दिखता, कोई एक आध आदमी भी छोड़ के नहीं गया है। तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, और एक माहौल कैसे लग रहा है कि अब शायद सत्ता बदल हो, शायद कांग्रेस को अच्छे दिन आए, कांग्रेस फिर सत्ता में है, तो ऐसी परिस्थिति में शायद कांग्रेस को छोड़ के जाने की। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि महाविकास आघाड़ी में जब आप थे, या जब महाविकास आघाड़ी सत्ता में थी, तो ऐसी क्या गलतियां हुई कि ये सरकार ज्यादा चल नहीं पाई? देखिए, गलतियां तो मैं नहीं कहूंगा, एक तो कोविड के कारण 2 साल सब कुछ कर नहीं सके, सारा कोविड मैनेजमेंट में सारा ध्यान गया। उद्धव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उनको वैसे मंत्री पद का भी कोई अनुभव नहीं था, वो अपनी तरह से राज्य चला रहे थे, और उनकी पार्टी में कुछ अनबन हुई, उनकी पार्टी में कुछ महत्वाकांक्षी लोग थे, उन्हें शायद भाजपा ने कुछ बढ़ावा दिया, कुछ साजिश रची गई है, जिसके चलते अचानक एक दिन मैंने देखा कि शिवसेना टूट गई है, और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में कई सारे विधायक चले गए, और नंबर्स बदलने के बाद एक ऑल्टरनेट फॉर्मेशन वाज पॉसिबल, क्योंकि बीजेपी एंड एकनाथ शिंदे ग्रुप ऑफ शिवसेना फॉर्म्ड अ सेपरेट फॉर्मेशन, और सरकार बन गई। लेकिन इसका मैं जो बैकग्राउंड समझता हूँ, वो सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार में आना, मुख्यमंत्री बनना इतने तक सीमित नहीं था, ऐसे मेरा मानना है। ये सब जो हलचल हुई पिछले 1.5 साल से, वो उसकी पार्श्वभूमि है 2024 का लोकसभा चुनाव जी। अब देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 303 सीटें अपने बलबूते पे कमल के निशान पर, पी के सिंबल पे मिली थी 2019 में। आज वो हालत नहीं है। मैं नहीं समझता कि एक भी ऐसा राज्य है जिस राज्य में भाजपा के 2019 से ज्यादा सांसद चुन के आएंगे 2024 में, यानी कि कम होने की संभावना ज्यादा है। अच्छा, कोई भी राज्य में नहीं देख पाता कि कहाँ उनकी संख्या बढ़ सकती है। तो कई जगह तो मैक्सिमम थी, गुजरात में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, तो वहां तो बढ़ने का कोई मात्र महाराष्ट्र, जहां पे उनके 23 सांसद थे 48 में से, तो उनकी उम्मीद है कि शायद शिवसेना के 18-19 सांसद थे, तो उनके तो गठबंधन टूट गया है। तो अगर कोई और हम गणित बिठाएं तो हो सकता है कि महाराष्ट्र मात्र एक ऐसा राज्य है जहां पे भाजपा के सांसद बढ़ सकते हैं, 23 से शायद 30 बढ़े, 35 हो, 40 हो, उम्मीद करना तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। और इसलिए महाराष्ट्र एक फ्रंटलाइन स्टेट बन गया 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए। यूपी में तो 64 सीटें उनकी है, बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, एक आध प्लस माइनस हो जाएगी, और किसी भी राज्य में सीटें बढ़ने की उम्मीद नहीं है। अब वो महाराष्ट्र में लगाए बैठे आस कि भाई यहाँ कुछ हो सकता है, क्योंकि 48 में से मात्र 23 सीटें भाजपा की है, क्या कुछ तोड़मोड़ करके बन सकता है, उस पार्श्वभूमि में चल रहे ये तोड़फोड़ की गई। महाराष्ट्र में 2 नेताओं के बोला जाता है कि ये गणित बदलते हैं, एक शरद पवार और एक देवेंद्र फडणवीस, जो अभी रिसेंटली उभर कर आए हुए नेता। तो अब इन दोनों को कैसे देखते हैं? हाउ डू यू वैल्यूएट? देखिए, बोथ आर सीनियर लीडर्स विद लार्ज एक्सपीरियंस। पवार साहब तो करीब 60 साल राजनीति में हैं, 3-4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में कई साल तक, 10 साल से ज्यादा, काफी साल तक वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो उनको महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत ज्यादा अनुभव है, उनका पर्सनल रैपो लोगों के साथ है। और देवेंद्र जी एक अलग तरीके से राजनीति करते हैं, उन्हें 2014 से लेकर 19 तक सिंगल हैंडेड
सरकार चलाने का मौका मिला, जो कि बहुत 1995 के बाद किसी भी सरकार को बिना डेप्यूटी सीएम लेके, बिना अलायंस के काम करने का मौका नहीं मिला। देवेंद्र फडणवीस का अलायंस होते हुए भी वो अकेले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 5 साल तक बहुत मजबूती से राज्य किया। तो उनको भाजपा जो देश में एक बड़ी पार्टी उभर कर आई, उसके वो नेता है, इसलिए वो भी महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम उनका किरदार रहा है। लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या अंदर टकराव उनका चल रहा है। हमें लग रहा था कि जब एकनाथ शिंदे जी सरकार, जब उन्होंने तोड़ी सरकार महाविकास आघाड़ी की और जो भाजपा के साथ गए, तो स्वाभाविक था कि देवेंद्र फडणवीस जी फिर से मुख्यमंत्री बनते और शायद एकनाथ शिंदे जी डेप्यूटी सीएम बनना स्वीकार कर लेते, क्योंकि उनके जूनियर पार्टी थी, उनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हलचल हुई, क्या घटनाएं हुई कि दिल्ली ने ऐसा निर्णय लिया कि नहीं, देवेंद्र जी को नहीं बनना चाहिए, फ्यूचर में अब देवेंद्र को सीएम नहीं बनना चाहिए? वो बात अलग थी। एक बार हम समझ सकते कि ठीक है, वो इतनी बड़ी पार्टी तोड़ के आए तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनको एकनाथ शिंदे के अंडर डेप्यूटी सीएम बनाना, उसका हमें अभी तक गणित समझ नहीं आया। क्या सजा दी गई थी, क्या उनकी कुछ गलती हुई थी, ऐसे अपमानित क्यों किया गया, उसका उत्तर आज तक हमें नहीं मिला है। बड़े सारे बड़े पोर्टफोलियो इन्हीं के पास है ना। पोर्टफोलियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सिंबॉलिकली एक मुख्यमंत्री को अपने ही मंत्री के अंडर काम करना पड़े, तो एक वो या हो सकता है ये गणित सत्ता में रहने के लिए, हो सकता है कि कोई लोकसभा का कोई गणित हो। लेकिन जैसे कल आपने देखा कोई हलचल हुई, अचानक एक ट्वीट आया कि मैं फिर वापस बनूंगा, और वो भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आया। प्रधानमंत्री 2 दिन दौरे पे थे, एक दिन दौरे पे थे, उसके पहले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिल्ली के नेताओं से मिलने गए थे। 2 दिन महाराष्ट्र के राजनीति में काफी कुछ चर्चा हुई होगी। उसके एकदम तुरंत बाद ये ट्वीट आया। स्वाभाविक है, लोगों ने सोचा कि भी कोई मैसेज आया कि यहाँ पे सत्ता बदल हो रहा है, जिसके काफी दिनों से चर्चा चल रही है।